उद्देश्य उसमें कि सरकार का ये था कि हम ट्राइबल लैंड लेना थोड़ा आसान बना दें ताकि विकास के काम के लिए, सबके काम के लिए हो जाए। इसके बारे में गलत धारणा ट्राइबल समुदाय में गई। ट्राइबल में दो तरह के विचार हो रहे थे, वो दोनों विचार मिलकर एक हो गए और सीएनटी में सरकार संशोधन कर रही है, इसलिए भाजपा के खिलाफ हो गए। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि रघुवर दास के कार्यकाल के समय जो संशोधन होने जा रहा था उसमें ब्लंडर मिस्टेक था, और ये जो संशोधन है ये चूंकि इसमें 3 थाना क्षेत्र को रखा गया है, सीएनटी एक्ट बनाने के समय जो थाना क्षेत्र थे, तो ये उतना असर नहीं करेगा। देखिए, ट्राइबल समुदाय और कोई भी समुदाय, उनके सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप उनके हित की बात कर रहे हैं और उनके सेंटिमेंट में लगता है कि नहीं साहब ये तो हमारे हित की बात नहीं है, तो आपका किए कराए पर पानी फिर जाएगा। ये काम उस समय नहीं हुआ। हेमंत सोरेन जी 3 थाना क्षेत्र का रख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने एम्बार्गो रखा है। और इसमें है क्या कि देखिए, ट्राइबल समुदाय में पहले से अधिक संपन्नता आ गई है, कई लोग काफी धनी भी हो गए हैं। क्या लगता है कि अगर विदेशी निवेशक यहाँ आते हैं तो जमीन की आवश्यकता पड़ेगी राज्य सरकार को, और उसको देखते हुए सीएनटी एक्ट में जो है ये थाना क्षेत्र की बाध्यता को खत्म की गई है सरकार के द्वारा? क्योंकि इसका निवेश से कुछ लेना देना नहीं है। इंडस्ट्री के लिए और कई मामलों में तो कानून में प्रावधान है कि आप उसमें जमीन ले सकते हैं उनकी। अगर निवेश के लिए लेना है तो आज भी ले सकते हैं जमीन। निवेश तभी होगा जब सरकार की छवि इस रूप में होगी कि सरकार वाकई निवेशकों के साथ न्याय करना चाहती है। नहीं तो सरकार ऐसे निर्णय लेगी स्थानीयता के आधार पर जो निवेशकों के प्रतिकूल होगा, तो कोई आएगा नहीं यहाँ। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बैठक से निकलकर सामने आ रही है, जिसमें सीएनटी एक्ट में जो थाना क्षेत्र की बाध्यता थी इसे समाप्त करने पर सहमति बनी है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए इस विषय पर जदयू से जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय मौजूद है। हम सीधा इनसे जुड़ते हैं और इनसे समझते हैं कि आप इसे कैसे देख रहे हैं कि जो सीएनटी एक्ट में जो थाना क्षेत्र की जो बाध्यता थी, आज जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक हुई है उससे इसे समाप्त करने पर सहमति बनी है। देखिए, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की व्यवस्था संविधान में है, और जिन राज्यों में अनुसूचित जनजाति समूह की आबादी अच्छा खासा है वहाँ के लिए प्रावधान किया हुआ है। जी। मुझे यही लगता है कि इसको 100% बाध्यता खत्म नहीं कर देना चाहिए। जिस समय ये कानून बना था उस समय थानों की सीमा बड़ी थी। अब एक बड़े थाना में से कई थाने बन गए हैं। इतना तक अगर करते हैं कि जो पुराना थाना था उस समय का, उसकी सीमा हम रखेंगे, तब तो ये ठीक है। अगर ये कहते हैं कि नहीं, हम राज्य में थाना की सीमा ही खत्म कर देंगे, यानी अगर कोई अनुसूचित जनजाति समूह का व्यक्ति कहीं है, वो कहीं भी जमीन खरीद सकता है, तब तो ये इस कानून के भावना के खिलाफ है। इसलिए मेरा ही मानना है कि जिस समय कानून बना उस समय जो थाना क्षेत्र था उस थाना क्षेत्र को सीमा कर देना चाहिए। अगर बिल्कुल ये एम्बार्गो हटा देंगे तो इससे उन लोगों को लाभ होगा जिन्होंने अभी तक इस नियम का उल्लंघन करके अपने थाना क्षेत्र से बहुत दूर बाहर के जगहों पर भी पहले से प्रॉपर्टी बना ली है। या तो उस समय पहले जो काम हुआ है इस तरह का खरीद बिक्री का, वो काम गलत है, उसको इस परिव्यू से बाहर रखा जाएगा। ये कुछ राइडर इसमें लगा दें तब तो कुछ बात समझ में आती है, मगर जिस समय जिस उद्देश्य से ये प्रतिबंध रखे गए थे कानून में, उसकी भावना को देखना चाहिए। उस समय और आज की परिस्थिति में कोई विशेष अंतर हो गया हो तो इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। अब कानून विभाग, लॉ मंत्रालय, एडवोकेट जनरल इसमें क्या सलाह देते हैं, आमतौर पे ये लोग वही सलाह देते हैं जो सरकार सलाह चाहती है। तो मेरा यही विचार है कि इसको बिल्कुल 100% इस बार को ख़त्म नहीं करना चाहिए। जिसमें कानून बना था उस समय की स्थिति को देखकर अगर परिवर्तन करते हैं तो स्वागत योग्य है।
विधायक जी, जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की आज बैठक हुई है, इसमें जो टैग के सदस्य हैं, उनका भी ये मानना है कि जिस समय सीएनटी एक्ट लागू हुआ, उस समय की जो थाना क्षेत्र, मैक्सिमम 3 थाना क्षेत्र की जो बाध्यता है, उसको लेकर के सभी एकमत है कि 3 थाना क्षेत्र को ही केवल रहा दिया जाए। बाकी जो थाना क्षेत्र जो जिसकी संख्या काफी अधिक बढ़ गई थी, उसे खत्म करने पर सहमति बनी है। नहीं, इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं है। सरकार जिस मंशा से ये काम कर रही है वो मंशा सही है, तब तो सही नतीजे आएंगे। नहीं, कुछ जो निस्वार्थी समूह है, वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं, जिन्होंने पहले इस कानून का उल्लंघन किया है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर परिवर्तन हो रहा है कानून में, तो ये सही नहीं है। सरकार का ये मानना है कि थाना क्षेत्र की जो अधिक संख्या होने के कारण जो लोग थे आदिवासी समाज के, वो अपनी जमीन को जरूरत पर भी जो है दूसरे को नहीं बेच पा रहे थे। इस कारण से उनका मानना है कि थाना क्षेत्र की जो बाध्यता थी उसे कम किया जाए और समाप्त करने पर जो है उसको लेकर के सहमति बनी। जो मेरी समझदारी है जी। उसमें थाना क्षेत्र की बाध्यता केवल एक आदिवासी किसी दूसरे आदिवासी से जमीन खरीदता उसके लिए ही लागू है। ऐसा नहीं कि आदिवासी जमीन को कोई भी जाके थाना क्षेत्र में खरीद लेगा। तो ये तो केवल ट्राइबल से ट्राइबल के बीच में खरीद बिक्री जमीन के हस्तांतरण का मामला है। इसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए। इसलिए एक सीमा बनाई जानी चाहिए। ठीक है, थाना के बदले आप जिला बना दीजिए या सीओ अंचल बना दीजिए, कुछ करिए, मगर एक सीमा रखना चाहिए। इसमें सीमा को बिल्कुल ही हटा देना ये उचित नहीं होगा। एक सवाल और है कि जो भाजपा के सदस्य थे, जो विधायक थे ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में, और जो नेता प्रतिपक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है, इन्होंने पहले ही ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में शामिल होने का विरोध कर दिया था। कहा था कि भाजपा का कोई भी विधायक ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में शामिल नहीं होगा। और ऐसे में अब सीएनटी एक्ट में जो संशोधन होने का को लेकर के सहमति बनी है, आप क्या देख पा रहे हैं? क्या इसको लेकर के भाजपा की ओर से किस तरह का विरोध सामने आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है। उसके नेता कोई निर्णय लेते हैं तो उनके बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकता है। उन्होंने किया होगा। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो संविधान के प्रावधान के अनुसार समितियां बनती हैं, उसकी बैठक का बहिष्कार करना उचित नहीं होता है। उसमें शामिल होना चाहिए। शामिल होकर भी हम अपनी बात वहाँ कह सकते हैं। जी। और जिस कारण से इसमें शामिल नहीं होते हैं, हो रहे हैं, उस कारण को भी स्पष्ट तौर पे आम जनता के बीच में बताना चाहिए। नहीं तो ऐसा लगेगा कि हम इस सरकार के साथ थोड़ा भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। और सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष जब आम सहमति के मुद्दों का विस्तार करते हैं, यानी विकास के और मुद्दे राज्य के हित में हैं, अधिकतम मुद्दों पर सहमति हो जाए और जो असहमति के मुद्दे हैं उनको हम जितना कम कर सकें, ये दोनों तरफ के परस्पर बातचीत से, डायलॉग से ये बात होता है, तो सरकार अच्छा चलती है, राज्य का भी विकास होता है। इसका ख्याल रखना चाहिए। कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहे हैं कि अगर विरोध करना था तो बैठक में शामिल होकर भी विरोध किया जा सकता है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, मगर भाजपा के नेताओं ने कोई निर्णय अपने स्तर पर लिया है, उन्हें सोच विचार कर ही लिया होगा। हो सकता है कि मेरी दृष्टि वहां तक नहीं जा रही होगी, इसलिए उनके निर्णय के लिए जो बुद्धिमत्ता उनकी है, मैं उसको चुनौती नहीं देना चाहता हूँ। मैंने अपना व्यक्तिगत विचार इसके बारे में कहा है। भाजपा बड़ी पार्टी है, राज्य में मुख्य विपक्षी दल है, उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही निर्णय लिया होगा। एक सवाल मेरा और है कि राज्य में 2014 में जब रघुवर दास की भाजपा की सरकार थी, उस वक्त सीएनटी एक्ट में संशोधन को लेकर के ही कई सवाल खड़े हुए, और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस समय नेता प्रतिपक्ष के तौर पर रघुवर की सरकार को उन्होंने पुरजोर तरीके से घेरा था। और अब जो है फिर से एक बार सीएनटी एक्ट में ही संशोधन की बात हो रही है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि आदिवासी समाज जो है वो सीएनटी एक्ट में संशोधन एक तरह से देखा जाए तो वो ना के बराबर चाहते हैं। ना के बराबर चाहते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि एक सीमा रखनी चाहिए। इसमें बिल्कुल खुला छूट दे देना ये ठीक नहीं होगा। जिस उद्देश्य को लेकर ये कानून बनाया गया है वह उद्देश्य भी इससे पूरा नहीं होगा। रघुवर दास जी का समय था कि कौन अध्यक्षता करे इसकी, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है वो ट्राइबल नहीं है। मुझे एक घटना उस समय की याद है। संविधान में कि अभी प्रावधान है उसी सेक्शन में कि
जिस राज्य में आदिवासी बहुलता में, उसमें बिहार था, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, ऐसे जगहों के लिए एक मंत्री होता है जो ट्राइबल अफेयर्स के लिए मिनिस्टर होगा। उसमें जो राज्यपाल थे उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, सरकार को भी लिखा था। मुझे याद, उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं संसदीय कार्य मंत्री था, तो राज्यपाल जी ने मुझे बुलाया। और आज जेएमएम में चली गई हैं लुइस मरांडी, वो उस समय आदिवासी मामलों की मंत्री थी, उनको भी बुलाया था। और मेरे सामने उन्होंने प्रश्न रखा था कि आप मुख्यमंत्री से बात करिए कि ट्राइबल अफेयर्स का एक अलग मंत्री होता है, होना चाहिए। लुइस मरांडी ने कहा कि मैं तो हूं मंत्री। राज्यपाल ने कहा कि आप मंत्री नहीं हैं, आप मंत्री रहते हुए उस विभाग के प्रभार में हैं, उस विभाग का मंत्री अलग से होना चाहिए। तो इस बात को मैंने तो मुख्यमंत्री को कहा, लिखकर भी दिया कि राज्यपाल महोदय जो कह रहे हैं वो बात सही है, परंतु ये हो नहीं पाया। तो संविधान के जो प्रावधान हैं, उनकी जो मूल भावना है, उसकी मूल भावना का कद्र किया जाना चाहिए। कोई भी सरकार में रहे, ये अलग बात है, मूल भावना की हिफाजत हम करेंगे तो राज्य और राज्य की सरकार बेहतर तरीके से चलेगी। यहाँ विडंबना है कि जो विपक्षी दल होता है सरकार के हर कदम का विरोध करता है, और सरकार भी विपक्षी दल के द्वारा दिए गए सुझाव को भी आलोचना मानती है। ये थोड़ा इससे ऊपर उठकर, इसीलिए मैंने कहा कि आम सहमति के बिंदुओं को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में विस्तार करना चाहिए। ये लगातार डायलॉग से ही हो सकता है, और भले ही कोई पार्टी सरकार में नहीं, मुख्य विपक्षी दल है, तो सरकार चलाने में उसकी भी सहभागिता होनी चाहिए। ये तभी होगा जब आम सहमति के मुद्दों का विस्तार होगा, और जो आम सहमति के मुद्दे नहीं हैं वो न्यूनतम होते जाएंगे, तो राज्य भी अच्छा चलेगा और सरकार भी अच्छा चलेगी। सर, लेकिन जो भाजपा के विधायकों के द्वारा जो विरोध किया गया, उनका भी यही कहना था कि जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी होती है ये राज्यपाल के संरक्षण में होती है, और इस कमेटी में राज्यपाल को संरक्षण नहीं दिया गया है, जिसका ये विरोध कर रहे थे। ये किया इस सरकार ने, राज्यपाल इसके सर्वे सर्वा होते हैं, उनकी जगह पर उन्होंने मुख्यमंत्री कर दिया है। मुझे लगता है कि संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है, इसका उचित स्थान पर इसका विरोध होना चाहिए। और इसके बारे में अगर हम चाहें तो हाईकोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, क्योंकि हम जो कह रहे हैं वही ठीक है, या मुख्यमंत्री कहें कि हमने जो किया वही ठीक है, ये होने के बदले में प्रावधान है कि आप सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से के जज से, सिटिंग जज से, चीफ जस्टिस से इसके बारे में आप उनका विचार ले लीजिए, ओपिनियन ले लीजिए। सर, मेरा एक सवाल कि राज्य के जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका ये मानना है कि रघुवर सरकार जो गिरी थी उसपे ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन सीएनटी एक्ट में जो संशोधन करने जा रही थी सरकार, वो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसने। और अब जो है फिर से सरकार जो है वो हेमंत सरकार है, 2.0 की सरकार है, और फिर से जो है सीएनटी एक्ट में संशोधन की बात हो रही है। तो क्या लगता है, इस सरकार पे कुछ असर पड़ेगा? इसका असर तो पड़ेगा। देखिए, उस समय रघुवर दास जी की सरकार में जो हुआ था ना, वो ब्लंडर था। मुझे याद है कि अचानक एक बार मंत्रियों को बुलाया गया, और सोन साहब थे उस समय सचिव इस विभाग के, उन्हें एक प्रेजेंटेशन दिया सीएनटी एक्ट के बारे में, इसके बारे में प्रेजेंटेशन आया गया, हो गया। हम लोग को लगता था कि वो समझदारी बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अचानक एक बार उसके बाद संसद विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, तो मैं संसदीय कार्य मंत्री था, मेरे पास हेमंत सोरेन जी खुद विपक्ष के नेता के तौर पर थे। वो उठकर आए और उन्होंने कहा कि साहब, आपकी सरकार ने तो सीएनटी एक्ट में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी कर दिया है। मुझे भी बड़ी शॉकिंग लगा, क्योंकि ऐसा कदम उठाते हैं तो कम से कम संसदीय कार्य मंत्री को तो विश्वास में लेना चाहिए था। मैंने इसका विरोध किया कि ठीक नहीं है तरीका, अध्यादेश इसका जवाब नहीं है। सदन चल रहा है, आप कानून का बनाने के लिए विधेयक लाते, सब करते। जब अध्यादेश जारी किया उसके बाद अगर सदन की बैठक हो गई तो अध्यादेश की अवधि स्वतः समाप्त हो जाती है। तो उसमें कुछ किया गया था, उद्देश्य उसमें कि सरकार का ये था कि हम ट्राइबल लैंड लेना थोड़ा आसान बना दें, ताकि विकास के काम के लिए, सबके काम के लिए हो जाए।
इसका इसके बारे में गलत धारणा ट्राइबल समुदाय में गई। मेरा उसमें इतना ही परहेज था कि भाई जब आप कोई मेजर काम कर रहे हैं, अध्यादेश ऐसा काम कर रहे हैं, तो अध्यादेश तो सबसे पहले कैबिनेट में आना चाहिए उसका प्रारूप। अध्यादेश का प्रारूप कैबिनेट में नहीं आया। कैबिनेट के स्वीकृति की प्रत्याशा में उसको राज्यपाल के भेज दिया गया कि हम कैबिनेट से बाद में पोस्ट फैक्टो इसकी स्वीकृति ले लेंगे। तो मुझे बहुत खराब लगा था, मैंने इसका विरोध किया था उस समय, मगर सरकार के सीमा के भीतर ही रहकर विरोध किया था। और इसका नतीजा हुआ कि आज तक जो ट्राइबल समूह है इनके साथ नहीं है। उस समय जो स्थिति थी, उस समय ट्राइबल का बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था। आज जो डिलिस्टिंग की मांग हो रही है, ये मांग उस समय ट्राइबल समुदाय के भीतर से ही उठ रही थी, क्योंकि जो क्रिश्चियन आबादी है ट्राइबल्स में, मुश्किल से 7 से 8% लोग क्रिश्चियन हैं, मगर सर्विसेज में उनका प्रतिनिधित्व 90% है। तो ये बात ट्राइबल समुदाय से ही उठ रहा था कि भाई हमारी संख्या ज़्यादा, फिर भी हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, इसको कैसे बढ़ाया जाए। आज वही बात डिलिस्टिंग के रूप में उठाई जा रही है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी अनुकूल माहौल था जनजातीय समुदाय में। केवल एक इस नादानीपूर्ण कदम के कारण से उसमें की सरकार कही या मुख्यमंत्री कहिए, जिन्होंने कैबिनेट के स्वीकृति की प्रत्याशा में खुद अपने आदेश से अध्यादेश भेज दिया राज्यपाल के यहाँ, बाद में भी वो हो नहीं पाया। तो ये एक कदम के कारण ही आज तक आदिवासी भारतीय जनता पार्टी से अलग हैं, क्योंकि उस समय जो महसूस करते थे कि आदिवासी समूह से बात उठ रही है, नौकरियों में आरक्षण की, धर्म परिवर्तन हो गया तो आरक्षण क्यों आपको, वैसे समूह ने, खासकर क्रिश्चियन मिशन के लोगों ने बहुत जोर लगाया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने में। और उस समय जो ट्राइबल में 2 तरह के विचार हो रहे थे, वो दोनों विचार मिलकर एक हो गए, और सीएनटी में सरकार संशोधन कर रही है, इसलिए भाजपा के खिलाफ हो गए। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि रघुवर दास के कार्यकाल के समय जो संशोधन होने जा रहा था उसमें ब्लंडर मिस्टेक था, और ये जो संशोधन है, ये चूंकि इसमें 3 थाना क्षेत्र को रखा गया है, सीएनटी एक्ट बनाने के समय जो थाना क्षेत्र थे, तो ये उतना असर नहीं करेगा। देखिए, ट्राइबल समुदाय और कोई भी समुदाय, उनके सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप उनके हित की बात कर रहे हैं और उनके सेंटिमेंट में लगता है कि नहीं साहब ये तो हमारे हित की बात नहीं है, तो आपका किए कराए पर पानी फिर जाएगा। ये काम उस समय नहीं हुआ। हेमंत सोरेन जी 3 थाना क्षेत्र का रख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने एम्बार्गो रखा है। और इसमें है क्या कि देखिए, ट्राइबल समुदाय में पहले से अधिक संपन्नता आ गई है, कई लोग काफ़ी धनी भी हो गए हैं, अफसरों की संख्या बहुत रही है। तो ये सब समूह महसूस करता है कि हम आदिवासी समुदाय की जमीन को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकें। तो ये लोभ लालच जो नौधनाढ़ हैं और जो अधिकारी हैं, इनका जो लोभ लाभ है, इसको आदिवासी समुदाय की भावना या सेंटिमेंट के साथ मैच करा देंगे तब तो कोई बात नहीं है, नहीं मैच कराएंगे तो इसका प्रतिकूल प्रभाव होगा। सर आखिरी 2 सवाल है मेरे पास, उसको एक साथ ले लेते हैं। पहला तो सर कि झारखंड सरकार विदेशी निवेश को राज्य में लाने के लिए प्रयासरत है, और अभी हाल में ही स्वीडन और स्पेन का मुख्यमंत्री का एक प्रतिनिधिमंडल और मुख्यमंत्री जिसमें स्वयं थे, उन्होंने विदेशी दौरा किया। और क्या लगता है कि अगर विदेशी निवेशक यहाँ आते हैं तो जमीन की आवश्यकता पड़ेगी राज्य सरकार को, और उसको देखते हुए सीएनटी एक्ट में जो है ये थाना क्षेत्र की बाध्यता को खत्म की गई है सरकार के द्वारा। और दूसरा सर कि जो अभी सरकार ने केवल सहमति बनी है, जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें थाना क्षेत्र की बाध्यता हटाने की, तो क्या लगता है सर जो लीगल ओपिनियन के लिए भी भेजा जाएगा, तो लीगल ओपिनियन क्या कुछ आएगा? देखिए, इसका निवेश से कुछ लेना देना नहीं है। इंडस्ट्री के लिए और कई मामलों में तो कानून में प्रावधान है कि आप उसमें जमीन ले सकते हैं उनकी। अगर निवेश के लिए लेना है तो आज भी ले सकते हैं जमीन वो, मगर ये जो संशोधन हो रहा है वो निवेश के लिए नहीं है। दूसरा कि विदेशी निवेश आए उसके पहले देश से ही तो निवेश आए, ये भी जरूरत है। देश में भी कई ऐसे लोग हैं जो निवेश करना चाहते हैं जगह जगह, उसका माहौल बनना चाहिए। सरकार के बारे में एक छवि ऐसी जानी चाहिए देश भर में कि निवेश को वाकई आमंत्रित कर रहे हैं। केवल आमंत्रित कर देने से या विदेश जाकर कोई मीटिंग करने से निवेश नहीं आता है। मैंने हेमंत सोरेन जी की यात्रा का विरोध नहीं किया था, बल्कि एक तरह से मैंने समर्थन ही किया था। कम से कम मुख्यमंत्री विदेश जा रहे हैं
तो वहाँ कार्यकलाप देखेंगे, वहाँ की संस्कृति देखेंगे, कुछ प्रभाव होगा, कुछ इनका जो माइंड है वो ब्रोडन होगा, तो यहाँ आकर सरकार चलाने में शायद सुविधा हो सकती है। इसलिए मेरे हिसाब से स्वागत जो कदम था, कम से कम यहाँ से निकल को विदेश गए, मगर इनके जाने का निवेश के साथ कोई लेना नहीं, कोई संबंध नहीं है इसका। निवेश तभी होगा जब सरकार की छवि इस रूप में होगी कि सरकार वाकई निवेशकों के साथ न्याय करना चाहती है। नहीं तो सरकार ऐसे निर्णय लेगी स्थानीयता के आधार पर जो निवेशकों के प्रतिकूल होगा, तो कोई आएगा नहीं। यहाँ पैसा लगाने वाला फूंक फूंक कर कदम रखता है और 100 बार सोचता है तब यहाँ आता है। केवल जमीन ही एक मुद्दा नहीं है कि जमीन लेना यहाँ कठिन है, जमीन मिल जाए तभी उद्योग चलाना, उद्योग के लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण रखना, जो पैदा करेंगे उसके विषय में अपने नियम कानून बनाना, कैसे देश दुनिया के बाजार में उस सहूलियत के साथ बेच सकते हैं उसको। कोई भी उद्योगपति तभी निवेश करेगा जब उसको इसका कोई फायदा होगा। दूसरा सर, लीगल ओपिनियन को लेकर के जो सुझाव भेजा जा रहा है उसको क्या लगता है, क्या कुछ लगता है? लीगल ओपिनियन में अब देखिए आजकल होता क्या है कि लीगल ओपिनियन के लिए लॉ डिपार्टमेंट में जाता है, लॉ सेक्रेटरी मार्क कर देते हैं महाधिवक्ता को, तो महाधिवक्ता जो ओपिनियन देते हैं वही लॉ सेक्रेटरी सरकार को भेज देते हैं, और महाधिवक्ता और सरकार में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो सरकार चाहेगी वही महाधिवक्ता करेंगे, यानी जो रोगी चाहेगा वही वैद्य बताएगा। इसलिए इसका कोई बहुत अर्थ नहीं है, एक कानूनी प्रक्रिया है कि हम लीगल ओपिनियन लेते हैं, इसलिए लीगल ओपिनियन के लिए भेज दिया इन्होंने। अगर सरकार करना चाहेगी लीगल ओपिनियन कोई बाधा नहीं बनेगा इनके रास्ते। शुक्रिया सर। अभी हमने सरयू राय से बात की, उनसे जो टैग की बैठक में आज जो CNT एक्ट में थाना क्षेत्र की बाध्यता को जो खत्म करने पर जो सहमति बनी है उसको लेकर पे हमने उनका विचार भी लिया, और इस दौरान जो रघुवर दास वाली भाजपा की सरकार के वक्त जो CNT एक्ट में संशोधन होने जा रहा था उससे संबंधित जानकारी भी उनसे जाननी चाहिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि चूंकि वर्तमान जो सरकार है ये CNT एक्ट में संशोधन कर रही है, लेकिन जो 3 थाना क्षेत्र की को जो रखा गया है, जो CNT एक्ट बनने के समय जिसको लागू किया जा रहा है, इसके चलते ज्यादा कुछ जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के हित में भी है। इसी तरह की खबरों के साथ हम आगे फिर बनेंगे द फॉलोअप के साथ। मैं अभिषेक पीयूष। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in